अगर आपने इसका थ्योरिकल पार्ट कर लिया तो आप चाहें तो आप इसका टेस्ट लगा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो वहाँ से आप टेस्ट लगा के अपना जो है स्कोर टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना इसको सही से कर लिया है। थ्योरिकल पार्ट का भी और टेस्ट का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से अपना टेस्ट करके देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट के बारे में देखने वाले हैं। हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है इस समय। इन सब के बारे में हम तो एक एक करके अलग से नहीं करेंगे, लेकिन मेन जो हाई कोर्ट्स का जो प्रोविज़न है, जो आर्टिकल्स है, उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं नोट्स पे और वहाँ से देखते हैं। तो ये नोट्स है हमारे पास। जैसे है कि हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय भी बोलते हैं। और इसका जो आर्टिकल है 214 से लेकर 237 तक है। आर्टिकल नंबर 214 से 237 तक। हालांकि इसी के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है आर्टिकल 233 से शुरू हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो हम पूरा प्रोविज़न समझेंगे किस किस तरीके से इसमें क्या क्या होता है। तो वर्तमान में हमारे देश में 25 जो है हाई कोर्ट्स हैं। 25 हाई कोर्ट्स हैं और जो सबसे नया बना है वो अमरावती बना है। अमरावती हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। पहले हैदराबाद था वहाँ पे, पर अब हैदराबाद तो तेलंगाना की राजधानी बन गया, इसलिए अब अमरावती है। और हैदराबाद में भी हालांकि हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इस समय हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25 हाई कोर्ट्स हैं और सबसे नया वाला जो है अमरावती है। राइट। और दुनिया का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, जिसको हाई कोर्ट बोल सकते हैं आप, ये है भारत में, और भारत के प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, इलाहाबाद में, यूपी में। राइट। जजों की संख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा कोर्ट है दुनिया का। यहाँ पे 160 जज जो हैं इस समय हाल फिलहाल में हो चुके थे वहाँ पे। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था 160 जजों का। राइट। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है कोर्ट है ये, जजों की संख्या के हिसाब से 160 जज। राइट। हालांकि यूपी में केस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है कि सुप्रीम कोर्ट एकमात्र होगा। लेकिन जो हाई कोर्ट्स है ना, इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, उसी में इसके बारे में था और वहीं से हमने इसे अपने संविधान में शामिल किया है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, जब एंशियंट इंडिया था ना, इंडिया बहुत पहले की बात है, मतलब जिस समय भारत में अलग अलग शासक हुआ करते थे, राजा वगैरह। तो राजा जो थे न्याय के काम करते थे। कौन करते थे? राजा करते थे। छोटे छोटे लेवल पे पुजारी वगैरह भी कर लिया करते थे, कुछ ज़मींदार भी करते थे न्याय के काम। तो ये सब लोग जो है पहले न्याय का काम करते थे। राइट। और उसके बाद में कुछ मौलवी और फिर बाकी लोग भी शुरू कर चुके थे जब बाद में, या सूफी संत वगैरह भी करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो सबसे पहले कोर्ट के लिए जो बात किया उन्होंने 1861 में, 1861 में उन्होंने हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने बोला कि भारत में 3 हाई कोर्ट बनाए जाएंगे। 1861 में इन्होंने घोषणा किया था। ठीक है, 3 जगह पे, एक कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। बम्बई जो है उस समय का, आज का आप देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात जो है बम्बई कहलाता था, और मद्रास जहाँ पे चेन्नई का इलाका है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का जो इलाका है उधर को मद्रास बोलते थे। तो 1862 में इंडिया में 3 हाई कोर्ट बना। 3 हाई कोर्ट बना, कोलकाता हाई कोर्ट, बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, ये 3 हाई कोर्ट बना 1862 में। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 के थ्रू उनका केस सीधा कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक इसी तरीके से अगर मुख्यमंत्री के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होती है, चाहे वो संसद का चुनाव हो, संसद का एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसकी? संसद का, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। एक संसद का चुनाव हो या फिर एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधायक होते हैं उनका केस हो, उनके चुनाव में कोई गड़बड़ी होगी तो व्यक्ति सीधा कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। उनका केस जो है सीधा कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में जाता है। अगर उनके चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, तो इससे आपको ध्यान रखना है। अब हम आर्टिकल के थ्रू देखते हैं कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 214 में बताया गया है कि हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। तो यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 214 में कि हर राज्य का एक अपना हाई कोर्ट होगा। हालांकि आगे आर्टिकल अभी देखेंगे, वहाँ पे बताया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक भी हो सकता है, लेकिन जनरली बताया गया कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट उपलब्ध जो है करना है, बनवाना है। और आर्टिकल 215 में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट्स होगा ना, उच्च न्यायालय, वो अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है इसका जो फैसला है ना वो मानना ही होगा।
चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, किसी भी लेवल का हो, इसके जो डिसीजंस होंगे, इसके जो फैसला होगा वो इम्फोर्सेबल होगा। इम्फोर्सेबल का मतलब है कि उसको मानना ही होगा, उसको मना नहीं कर सकते। एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, इसके फैसले को मना नहीं कर सकता कोई कि नहीं मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो दंड भी दे सकता अपने हिसाब से, और सबको इसे पालन करना होगा, ठीक है। इसमें बताया गया आर्टिकल 215 में, आर्टिकल 217 में बताया गया है कि हाई कोर्ट का गठन जो है किस तरीके से होगा। हाई कोर्ट के गठन के लिए दो चीज़ें होती है। हाई कोर्ट के गठन में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और साथ ही साथ जो जज होते हैं दो मिलाए जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और साथ में सिर्फ जज होते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट के जज होते हैं। इन दोनों को मिला के ना राष्ट्रपति को जितना लगे संख्या सही है, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है का मतलब है कि केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि किस राज्य में हाई कोर्ट में कितने जज की संख्या रखनी है ना, ये राष्ट्रपति को तय करने के लिए छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति को जितना उचित लगता है उतना संख्या रख सकते हैं। एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और बाकी जो है इससे कुछ एक जज होंगे, राइट। मतलब जेएच का मतलब है जज ऑफ हाई कोर्ट, सीजेएच का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्टकट में ही लिख लिया समझने के लिए। तो राष्ट्रपति को लगता है जितना उचित है उतना ही संख्या करके, और फिर वो हाई कोर्ट का गठन वहाँ पे कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। अगला देखते हैं। अगला बात बताया गया आर्टिकल 217 में कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस तरीके से होगी, इसके बारे में बताया गया है। तो हाई कोर्ट के जो जज है ना, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलाने की बात है तो इनको शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी अभी कौन है? रामनाथ कोविंद है। उन्होंने एक जज को लिया, राइट, और एक जज को लेके राष्ट्रपति जी ने और इनको नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद इनको भेजा, कहाँ भेज दिया? यूपी में। अगर यूपी के कोर्ट में अगर चले गए तो वहाँ पे तो सीधा जाकर इनको शपथ तो लेना होगा ना, तो राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते हैं, यूपी के जो राज्यपाल होंगे वो शपथ दिलाएंगे। तो अभी यूपी का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। तो जो आनंदीबेन पटेल हैं ये इनको क्या करेंगी? ये इनको शपथ दिलाएंगे, और शपथ दिलाने के बाद में फिर ये जज के रूप में अपना काम कर सकते हैं, ये जो जज होंगे। तो जिस राज्य में भी भेजेंगे, अगर बिहार में भेजेंगे तो बिहार के राज्यपाल, हरियाणा में भेजेंगे तो हरियाणा के राज्यपाल, जहाँ के भी राज्यपाल होंगे उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये सवाल कई बार बन जाता है। और जब ये नियुक्ति करेंगे ना तो खुद तो किसी को उठा करेंगे नहीं, तो दो लोगों से सलाह लेना पड़ता है स्पेशली। एक तो वहाँ पे जिस कोर्ट में किसी को जज भेजना है ना, वहाँ के चीफ जस्टिस को, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मानिए कि पटना में भेजना है बिहार में, तो वहाँ पे क्या भेजेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। वहाँ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनसे सलाह लेंगे। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनसे सलाह लेंगे। और इन दोनों के सलाह के सिवाय एक और व्यक्ति सलाह लेंगे राज्यपाल से, जिस राज्य में भेजना है, बिहार में भेजना है तो बिहार के राज्यपाल। तो जिस राज्य में भेजा जाएगा उस राज्य का राज्यपाल, साथ ही साथ उस राज्य में जो हाई कोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, इनसे तीन लोगों के सलाह पे ही राष्ट्रपति किसी को जज नियुक्त करते हैं। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में बताया गया है कि केंद्र सरकार और मतलब कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगी, कोई भी किसी एक काम में टांग नहीं रहेगा। ये किससे बताया गया है? आर्टिकल 50 में, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। तो वही चीज़ें यहाँ पे फॉलो होता है, सरकार का कोई रोल नहीं होता है। राष्ट्रपति भले करेंगे, राज्यपाल भले सलाह देंगे, लेकिन मेन सलाह किसका होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में भेजा जाएगा उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ इसमें नियुक्ति के सिवा एक और बात बताया कि उनको पद के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहला योग्यता ये है कि उनकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 22 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 62 साल। वो 62 साल की उम्र पे क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी जज बनता है तो 62 साल की उम्र पे क्या होगा? रिटायर हो जाएगा। ज़्यादातर लोग तो 50 के बाद ही बनते हैं, मैक्सिमम जो जज होते हैं 50 के बाद ही बनते हैं, 45 या उसके बाद ही। इतना कम उम्र का रेयरली कोई होता है जो बन जाता है। अगर जो हाई कोर्ट के जज है ना, इनको अपना त्यागपत्र देना, इस्तीफा देना है, तो किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं, ठीक है। तो दो बात हमने देखा, कम से कम उम्र 22 साल होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 62 साल। 62 साल होते ही इन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ता है।
अगला जो है उनकी योग्यता कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना तो खैर कंपलसरी है ही हर पद के लिए। दूसरा है कि कम से कम 10 साल भारत में जज रहे हों। भारत में जज रहे हों का मतलब है कि हो सकता है कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या किसी भी जगह पे हो, कम से कम 10 साल जज रहे हों, ठीक है। साथ ही साथ वो हाई कोर्ट में के 2 हो या 2 से अधिक हो, वहाँ पे 10 साल से एडवोकेट, जिसको बोलते हैं कि वो वकील, लॉयर, इसके रूप में कम से कम 10 साल का आप किए हो, 2 या 2 से अधिक। ये तीनों मतलब ये दोनों शर्त पूरा करना जरूरी नहीं है। देखना एक बार देखिए, उम्र तो इसके बीच में होना ही चाहिए, भारत का नागरिक तो होना चाहिए, कंपल्सरी है, लेकिन या तो तीसरा या फिर चौथा कोई एक पूरा करना जरूरी है। या तो 10 साल जो है वकील क्या बोलते हैं, जज रहा हो, जिसको बोलते हैं जज, जज को जज ही बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी, हिंदी में न्यायाधीश भी बोलते हैं, ठीक है। तो जज रहा हो 10 साल, कहाँ पे, किसी भी जिला न्यायालय में कहीं पे भी रहा हो जज, ठीक है, जिला न्यायालय में ही। साथ ही साथ अगर ये नहीं है तो चौथा वाला होना चाहिए कि हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, 10 साल से एडवोकेट रहा हो। एडवोकेट जो होते हैं वकील होते हैं ना, लॉयर जिनको बोलते हैं, वो रहे हों, ठीक है, अधिवक्ता जिनको बोलते हैं हिंदी में। अगर ये है तब भी इक्वालिटी होने के बाद राष्ट्रपति इनको क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति की नज़रों में ना कानून का उच्च ज्ञाता हो, ये भी होना चाहिए कि राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का उच्च ज्ञाता हो, कानून के उसको मतलब कि कोई टांग नहीं अड़ाएगा। कोई अगर ये बोले कि अरे मैं हाई कोर्ट में 15 साल से वकील हूँ, मैं भारत का नागरिक भी हूँ, मेरा उम्र भी इससे कम है, हर कोई बोलेगा मुझे कर दो, मुझे लो, नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की नज़रों में क्या होना चाहिए, कानून का उच्च ज्ञाता होना चाहिए। यहीं पे पॉइंट करके सारे कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर दिया गया है कि राष्ट्रपति जिसको मन करेगा उसी को करेंगे, भाई कोई टांग नहीं अड़ाएगा। हालांकि सलाह देने वाले तो यहाँ पे हैं ही कि राज्यपाल वगैरह, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए हो गया। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया गया है ना, वही हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया गया है कुछ मामलों में। जैसे सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि भारत के संविधान की रक्षा करनी है, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करनी है। इसी तरीके से कुछ मामलों में हाई कोर्ट को ही बोला गया है कि भारत के संविधान की रक्षा करो, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसको मौलिक अधिकार बोलते हैं या फिर मूल अधिकार, उसकी रक्षा करो। तो ये सब बताया गया है इसी आर्टिकल में, ठीक है, आर्टिकल 218 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आर्टिकल वही वाला था जो शुरू के थे। हाँ, 219 वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें शपथ के बारे में बताया गया है कि इनको शपथ दिलाया जाएगा। जो शपथ कौन दिलाएगा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राज्यपाल को शपथ दिलाना होता है, ठीक है। संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही शपथ दिलाते हैं, जो वकील जो मतलब कि न्यायाधीश आते हैं उनको। अगला है आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 में बताया गया है कि अगर कोई जज जो है हाई कोर्ट का अपने कार्यकाल के बाद रिटायर हो जाता है तो वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट में है, अब हाई कोर्ट में होने के बाद जाकर नीचे के कोर्ट में जाकर काम नहीं करेगा, वो नीचे कोर्ट में जाकर काम नहीं कर सकता। हाँ, वो किसी और हाई कोर्ट में, किसी और राज्य के हाई कोर्ट में जाकर काम कर सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर काम कर सकता है वकील के रूप में भी रिटायर होने के बाद। बट उसको एक कहीं से अलाउ नहीं है कि अपने जिस कोर्ट में वो देखिए जज है, हाई कोर्ट में जज है, अब उससे नीचे कोर्ट में जाके वो क्या करे, वकील के रूप में काम करे, तो ये उसके लिए अलाउ नहीं है, ये उसके लिए मना किया गया है। या तो सुप्रीम कोर्ट में करना होगा या किसी और राज्य के हाई कोर्ट में जाके वकील के रूप में भी काम कर सकता है। कब, जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मतलब कि जब सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, उसके बाद, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 में बताया गया है कि जो जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनके वेतन के बारे में, सैलरी के बारे में। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सैलरी होते हैं महीने की 2.5 लाख रुपये, और साथ ही साथ जो अन्य जज होते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000 रुपये महीने की। साथ ही साथ अगर देश में आपातकाल लग जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालात में इनका सैलरी नहीं काटा जाएगा, कम नहीं किया जा सकता। चाहे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे देश में या कुछ भी हो जाए देश में, इनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती, देश में कितना भी गरीबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये बात इसमें बताया गया है। अगला है आर्टिकल 222। इसमें बताया गया है कि कोई अगर जज है ना, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाता है, तो ये तभी भेजा जाएगा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, इसके बारे में परामर्श करेंगे, ठीक है, इसके बारे में सलाह देंगे, तभी एक हाई कोर्ट से किसी जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाएगा कुछ दिनों के लिए, जिसको एडॉप्ट जज बोलते हैं। कुछ समय के लिए आते हैं और फिर जो है चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगला है आर्टिकल 223। इसमें बताया गया है कि अगर मानिए कि जो हाई कोर्ट के मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो अपने पद पे नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं, राइट, हो सकता है उनको फीवर हो गया, हो सकता है कि उनका थोड़ा तबीयत खराब हो गया, हो सकता है कहीं और गए हैं वो, राइट, कुछ भी काम में जा सकते हैं।
तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा, उस समय किसी एक व्यक्ति को रखना तो होगा ना, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश का मतलब राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश बना रहे। तो कार्यकारी जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनेगा उसके बारे में बताया गया, इसमें प्रावधान बताया गया है कि इसको कैसे कैसे चुना जाएगा, जो जज होंगे उन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा, तो किस तरीके से होगा इसके बारे में बताया गया है। अगला है आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 में बताया गया है कि कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी। राइट, कार्यकारी जो न्यायाधीश होंगे, मान लीजिए कि लगता है कि जजों की संख्या कम हो गई है, तो कुछ एक को किस तरीके से लिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। और 224 से कम एक और बात बताया गया है कि मानिए कि कुछ और जज नहीं मिल रहे हैं कार्यकारी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बुलाया जा सकता है किसी को, ठीक है, जो अच्छा लगेगा उसको। लेकिन मानिए कि कोई जज नहीं मिल रहा है कि कोर्ट में काम करे उस समय, तो उस समय कोई जज अगर रिटायर हो गया है ना, उसको भी बुलाया जा सकता है कि आ जाओ कुछ दिन के लिए सज़ा सुनाओ, ठीक है। और ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। कैसे, देखिए, रिटायर हो गए हैं, अब इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर तो है नहीं कि बाद में इनको निकाल दिया जाएगा, कुछ हो जाएगा। यह फैसला बहुत खतरनाक सुना सकते हैं, छोटी मोटी गलती के ऊपर फांसी की सज़ा या कुछ बड़ा सज़ा सुना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। उनके बारे में आर्टिकल कौन सा है, 224 से क। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ये लोग अपने हिसाब से सही सही देते हैं, लेकिन इतना है कि ये फैसला खतरनाक सुना सकते हैं छोटी मोटी गलती को लेकर भी। और उनके अंदर में डर तो रहेगा नहीं कि बाद में मेरा प्रमोशन नहीं होगा या फिर ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, ये ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ें बताना था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सैलरी बताया था ना, इनकी सैलरी जो दी जाती है ना, वो राज्य के संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से दी जाती है, जो राज्य सरकार का पैसा होता है उससे दिया जाता है। इनकी सैलरी दी जाती है जो हाई कोर्ट के जज होते हैं। लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो इनका पेंशन दिया जाता है ना, तब पेंशन राज्य सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार देती है। पेंशन कौन देता है, केंद्र सरकार। देखिए क्यों, मानिए कि एक जज है, 5 साल काम किया पटना हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल काम किया कोलकाता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल में। लेकिन 5 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, अब वो चला गया असम में गुवाहाटी के हाई कोर्ट में। कहाँ चला गया, गुवाहाटी के हाई कोर्ट में। अब सैलरी तो 5 साल तक कहाँ लिया था वो, कलकत्ता में। 5 साल कहाँ लेगा, अब 5 साल वो अगला लेगा वहाँ पे गुवाहाटी में, राइट। लेकिन अब पेंशन कौन देगा, वेस्ट बंगाल वाला बोलेगा कि मेरे यहाँ तो 5 साल ही था ना, मैं नहीं दूंगा। ये बोलेगा मेरे यहाँ तो कुछ साल ही थे ना, नहीं दूंगा। हो सकता है इसके बाद ट्रांसफर का फिर और से कहीं हो जाए, शिलोंग हो जाए, है ना। तो इसीलिए इसके बारे में पहले से ही सोल्यूशन सोच लिया था संविधान बनाने वालों ने। बोला कि सैलरी जो है राज्य सरकार देगी, लेकिन इनका पेंशन होगा वो कौन देगा, केंद्र सरकार देगी। तो सोल्यूशन ऑलरेडी बहुत अच्छा था। ये क्या दिमाग था उन लोगों का, संविधान बनाने वालों का, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अगला है आर्टिकल 225। 225 में था कि हाई कोर्ट की अधिकारिता, मतलब हाई कोर्ट के क्या क्या अधिकार होगी, किस किस तरीके से अधिकार होंगे, उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 225 में। अगला है आर्टिकल 226, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 से बताया गया है कि रीट जारी करने की शक्ति किस किस तरीके से होगी। जो रीट होती है ना, जनरली 5 तरीके से निकाली जाती है। कितने तरीके से, 5 तरीके से। इसके बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो में कर लिया था कि रीट 5 तरीके से कौन कौन होती है। मूल अधिकार के मामले में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। तो एक बार सवाल आया था किसी एग्जाम में कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर हाई कोर्ट की है, तो वह है रीट जारी करने की। आर्टिकल 226 जो है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर तो हाई कोर्ट के पास है। मान लीजिए कैसे, मानिए कि देख लीजिए कि यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पे केरला से आया और यहाँ दिल्ली में आके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरा मूल अधिकार का हनन हुआ है। तो मूल अधिकार का केस है, तो वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। लेकिन मानिए कि वो कोई मूल अधिकार नहीं है, कोई और मामला है, तो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं, पहले तुम हाई कोर्ट में जाओ, अपने हाई कोर्ट में जाके वहाँ पे बात करो, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप केस दायर करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में गया है तो वो मूल अधिकार पे तो कर ही सकता है, लेकिन अन्य मामला है तो उसी राज्य का तो है ना, तो उस मामले पे भी वो चाहेगा तो उस पर क्या कर सकता है, फैसला सुना सकता है। तो इसलिए इसका पावर जो है ज़्यादा होता है, राइट। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, निषेध, राइट। तो ये सब जो है अलग अलग परमादेश, अलग अलग तरह के 5 जो ये रीट होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ दोबारा से आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला जो रीट जारी करता है वो क्या है, होबियस कर्पस। इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको कब करता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे से ज़्यादा रख लिया गया और कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक रीट जारी करेगा। इसका नाम है होबियस कर्पस। इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है।
अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट में 24 घंटे के अंदर में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पेश करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट जारी कर देगा और जो भी पुलिस वाले होंगे, जो भी होंगे, थाना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन रास्ते में आने जाने का जो टाइम होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। जो जेल में सेल होती है ना, उस सेल में 24 घंटे ज़्यादा नहीं रख सकते, और बाकी आने जाने का जो टाइम होता है या फिर छुट्टी का दिन है उसको काउंट छोड़ के 24 घंटे ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसके बारे में होबियस कर्पस, राइट। ये पहला हो गया। दूसरा बताता हूँ। दूसरा है मेंडामस। मेंडामस का मतलब होता है परमादेश। मतलब है कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं। क्या होता है ये? पब्लिक ड्यूटी के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जो सरकारी नौकर है ना, जो सरकारी लोग हैं, जिसको सरकारी नौकर बोले, सरकारी एम्प्लॉय बोले, कर्मचारी हैं, उनके लिए है। अगर मान लीजिए कि कोई सरकारी व्यक्ति अपना काम सही से नहीं कर रहा है, अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति पे इसके लिए जारी कर सकता है परमादेश कि अपना काम ढंग से करो, यहाँ पे हाजिर हो जाओ, या किसी भी तरीके से कोर्ट इसको जारी कर सकता है अपने काम को, ड्यूटी को सही से परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये राज्यपाल या राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। राज्यपाल, राष्ट्रपति जो है ये अलग पद है, इनको नहीं कर सकते कोर्ट की कि आप ऐसे कीजिए, काम कीजिए, इन पर लागू नहीं होता है। अगला है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, 3 नंबर का है, राइट। ये किसी भी अधिकारी के पद की जांच करता है। माने कोई अधिकारी किसी पद पे आ गया और उसको लगता है कि नहीं, ये अधिकारी उस लायक नहीं है, वो अपने योग्यता के उस योग्य नहीं है और उस पद पे आ गया है, तो को वारंटो जारी कर सकता है। और मैंने बोला है ना कि कोर्ट के फैसले कोई मना कर ही नहीं सकता, उसे मानना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या अपना, बिना योग्यता कोई कर लेता है तो, ये थर्ड वाला हो गया। फोर्थ वाला क्या है? प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध बोलते हैं। स्टे लगाता है ना, कोई सुनना है ना आपने कि स्टे ऑर्डर आ गया है, स्टे लगा दिया है कोर्ट ने, ऐसे कर दिया है, जिसको फोरबिड बोलते हैं, स्टे ऑर्डर। तो इसके क्या लगाता है कोर्ट? प्रोहिबिशन लगाता है। एक तरह का रीट होता है, एक तरह का रीट जारी करता है, ठीक है, कोर्ट, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन, राइट। और ये हमेशा ऊपर की कोर्ट नीचे कोर्ट को लगाती है। सुप्रीम कोर्ट को करना होगा तो हाई कोर्ट को ही बोल सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही बोल सकता है, और हाई कोर्ट होगा तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही बोल सकता है और किसी को नहीं बोल सकता। पांचवा वाला क्या है? एक सेकेंड। जो फिफ्थ वाला है उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सर्टिनरी। उत्प्रेषण का मतलब होता है जो ऊपर का कोर्ट होता है ना, वो छोटे कोर्ट के फैसले को ही पूरा बदल देता है, तो उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। तो ये 5 तरह की रीट जारी करने की शक्ति होती है हाई कोर्ट के पास भी और सुप्रीम कोर्ट के पास। बस सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, कोई हाई कोर्ट के फैसले को भी कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी। लेकिन हाई कोर्ट के पास इतना पावर होता है कि सिर्फ वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही कर पाएगा। क्यों? देखिए, मैं यहाँ कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है भारत में? सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे अलग अलग कितनी तरह के कोर्ट है, सब कोर्टों से बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से छोटा क्या होता है? हाई कोर्ट। और सबसे छोटा कोर्ट कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई छोटे छोटे न्यायालय होते हैं अलग अलग, जिसको फैमिली कोर्ट बोलते हैं, या फिर अलग अलग कोर्ट होते हैं, लोक अदालत होती है, राइट, सत्र न्यायालय होती है, छोटी छोटी न्यायालय होती हैं। लेकिन मेन सबसे बड़ा कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। उससे छोटा कौन सा है? हाई कोर्ट। सबसे छोटा कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो चाहेगा तो इसको भी दबा सकता है, इसको भी दबा सकता है, लेकिन ये सिर्फ इसी के ऊपर अपना जो है हुक्म चला सकता है। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रीट वाला जो मामला था ये अब क्लियर हो गया, ये हमने अब समझ लिया। अगला देखते हैं आर्टिकल 227, 227। इसे बताया गया है अधीक्षण की शक्ति, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा इसमें जो होगी अधीक्षण की शक्ति होगी। 228 में बताया गया है कि किसी भी मामले को अपने पास लेकर सुनवाई कर सकता है। अगर लगता है कोई मामला जो है संविधान के अनुरूप जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हक का नहीं, छोटे मामले में कोई और नीचे की कोर्ट होती है ना, हाई कोर्ट के अंडर में जितनी भी कोर्ट है, उन सारे कोर्ट में अगर कोई सुनवाई चल रहा है, लेकिन उसको लगता है कि वो सुनवाई जो है गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उस मामले को अपने पास ले लेगा और उसकी सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 228 में बताया गया हाई कोर्ट की शक्ति के बारे में है ये। 229 में है कि जो उसके अधिकारी होंगे, सेवक होंगे, उनका व्यय जो खर्च है किस किस तरीके से होगा, ये 229 में है। 230 में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट है, जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यूनियन टेरिटरी, उन पे भी उनका हक हो सकता है। जैसे मानिए कि कोलकाता हाई कोर्ट है, तो कोलकाता हाई कोर्ट में क्या है, उसमें बंगाल का तो है ही, वेस्ट बंगाल का, साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका भी हाई कोर्ट कौन सा है? कोलकाता हाई कोर्ट। की अलग से कोर्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से अपना बोल सकते हैं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है, सिर्फ अपना ही नहीं है, वो कई राज्यों का भी साथ में लिए हुए हैं, ठीक है। उसका जो क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, कौन सा? गुवाहाटी हाई कोर्ट का, ठीक है, काफ़ी बड़े संख्या में उसका क्षेत्रफल है। मतलब कि उसका जो हक है कई राज्यों में है, वहाँ के छोटे छोटे राज्यों में। तो यह बताया गया है 230 में कि किसी भी यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश होगा उस पर भी उसका विस्तार हो सकता है, तो है ही। 231 में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है कि एक ही हाई कोर्ट हो।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो, ऐसा हो सकता है। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 231 में। अगला देखते हैं 232 जो है डिलीट कर दिया गया है आर्टिकल, अब ये नहीं है, तो इसके बारे में जाने कोई मतलब नहीं बनता। और जो लीला सेठ थी, एक लीला सेठ, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनी थी। हिमाचल प्रदेश का जो कोर्ट है उस कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ, अभी भी हैं ये, ठीक है। और ये दिल्ली के कोर्ट में ना न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला भी थी। दिल्ली कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला भी थी लीला सेठ, अभी भी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, वर्ड नहीं मतलब नेक्स्ट जो बातें हैं कि राज्यपाल, राज्यपाल ना हाई कोर्ट से सलाह नहीं मांग सकते। राज्यपाल किसी भी तरह से हाई कोर्ट से सलाह नहीं मांग सकते किसी भी मामले पे। देखिए हमारे संविधान में है आर्टिकल 143 में, आर्टिकल 143 में बताया गया है कि राष्ट्रपति चाहेंगे ना तो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पे सलाह मांग सकते हैं, राष्ट्रपति चाहेंगे तो। अब सुप्रीम कोर्ट का मन करेगा तो देगा या नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट की मर्जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति का मन करे तो माने या ना माने, राष्ट्रपति की मर्जी। ये ऐसा है आर्टिकल 143। लेकिन हाई कोर्ट के मामले में राज्यपाल को ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 200 कहता है, आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्यपाल को लगता है कि किसी विषय पे राज्य जो है सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके बारे में वो क्या कर सकते हैं, राज्यपाल इस आर्टिकल के थ्रू उस विधेयक को, उस बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर रख सकते हैं और उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देंगे कि आप इसे चेक करके बताइए, तो राष्ट्रपति खुद ही कर लेंगे। तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति होते हैं ना देखने के लिए, इसलिए यहाँ पे राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं है ये, या फिर हक नहीं है कि वो हाई कोर्ट से किसी भी तरह से सलाह मांग सके, ठीक है। अब क्या है कि कुछ मामलों में ना हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, कुछ मामलों में हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे विवाह, शादी वाला मामला है, कई लोगों को लव मैरिज करनी होती है कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने से काफ़ी डरते हैं या फिर काफ़ी दिक्कत रहती है वहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो नहीं जा सकते। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर शादी से लेकर मामला है तो सीधा हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं, सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कोई तलाक का मामला है, कोई केस है, तो इस मामले में भी आप चाहें तो डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट में। कोई मनहानि का केस है, उस केस में भी आप चाहें तो डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट में। कुछ कंपनीज वगैरह होती है जैसे कॉपीराइट या फिर कोई टैग है, ठीक है, किसी भी तरह से कंपनी या कोई मतलब चीज़ें हैं, कंटेंट है, उससे कोई चोरी कर रहा है, तो उस केस में भी आप चाहें तो डायरेक्ट आ सकते हैं हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जा सकते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इस मामले में, तीनों मामले पे, ठीक है। दिल्ली जो है एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, वरना जितने भी यूनियन टेरिटरीज है किसी का भी नहीं है। हालांकि अब जो जम्मू कश्मीर नया बन गया है इसके पास है, लेकिन ये कॉमन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों का मिला के एक कॉमन जो है क्या है बोल सकते हैं कि हाई कोर्ट है। लेकिन दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है, लेकिन हाई कोर्ट भी इस दिल्ली का अपना खुद का अलग है, ठीक है। आगे देखिए, जो शपथ है राज्यपाल दिलाते मैंने बता ही दिया था। अब हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, जिला न्यायालय जिनको बोलते हैं। देखिए जिला न्यायालय जो होता है इसके बारे में आर्टिकल 233 ध्यान रखना है बस, बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 233 में बताया गया कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। जिला न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे, लेकिन हाई कोर्ट से सलाह लेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट सलाह देगा इन्हें कि किस तरीके से वो करना है, इसके जज वगैरह से सलाह लेके फिर उसके बाद हाई कोर्ट के सलाह पे ही नियुक्ति करेंगे, ठीक है। 234 आर्टिकल कहता है कि न्यायिक की सेवा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अलग व्यक्ति की भर्ती, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा ही, लेकिन डीएम होता है वो एक अलग तरीके से कुछ फैसला सुना सकता है। लेकिन जो जज होता है डिस्ट्रिक्ट जज, उसके सिवाय कुछ एक और जज भी होते हैं, अलग अलग न्यायालय होती है राज्यों में। जैसे कि जिले के अंदर में क्या क्या होती है, देखिए जैसे कि कुछ न्यायालय होती है जिसको बोलते हैं कि सिविल न्यायालय, अपर जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, लोक अदालत, अलग अलग न्यायालय होती है। तो इन सब को जिला न्यायालय के अंदर में ही रहना होता है, जो जिला के सब न्यायालय होते हैं इन सबको। तो इन सब के ऊपर जो इनकी पावर होगी, अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर नियंत्रण, मतलब अपने से जो छोटे न्यायालय होंगे ना उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो नियंत्रण होगा, उसके बारे में आर्टिकल 235 में है, राइट। अब देखिए कुछ जिला न्यायालय के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान समझना आप इसे। देखिए जो जिला न्यायालय है वहाँ पे दो तरह से कोर्ट होते हैं। एक होता है सिविल कोर्ट जिसको दीवानी कोर्ट बोलते हैं, और आम बोल पर में इसको व्यवहार न्यायालय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मामला जाता है, जैसे कोई धन से जुड़ा हुआ मामला हो, ज़मीन का हो, ज़मीन छीन लिया, पैसा चोरी कर लिया, लूट लिया, कुछ ऐसा कर लिया इस चीज़ को लेकर,
लेकिन एक होता है सेशन कोर्ट, जिसको बोलते हैं फौजदारी केस वहाँ पे जाती है। सेशन का मतलब होता है फौजदारी, जैसे किसी ने अपराध कर दिया, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, मतलब रेप कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो इस तरह के जो केस होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, सेशन कोर्ट में। और जो धन दौलत या रुपया पैसा को लेकर कुछ होता है, ज़मीन की जायदाद को लेकर, तो ये सब केस जाते हैं दीवानी कोर्ट में। दो तरह से कोर्ट जनरली होते हैं। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यहाँ पे दोनों तरह की सुनवाई होती है। इसमें क्या होती है, दोनों तरह की सुनवाई, और एक अलग से बना होता है, एक अलग से बना होता है। हालांकि एक ही बिल्डिंग भी होता है, क्या होता है कि बिल्डिंग एक ही होता है कि यहाँ पे बड़ा सा होता है, इसी में अलग अलग रूम बने होते हैं कि ठीक है इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इस तरह से बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है। और यही आपको कई जगह पे मिल जाता है, व्यवहार न्यायालय या फिर जिला न्यायालय भी आपको देखा मिल जाएगा। अब एक और टेक्निकल नेम है जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में, फिर से बताता हूँ, PIL, राइट। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। इसकी शुरुआत भारत में PN भागवती ने किया था 1986 में। और जो PIL होता है इसको बोलते हैं जनहित याचिका। इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले किसने किया था, USA ने किया था, और हमारे देश में भी है ये। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डाल सकते हैं सीधा आप जाके, लेकिन सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपये जमा करना होता है। अगर आपने जो केस डाला है और जनहित याचिका नहीं है, मतलब आम लोगों के लिए वो नहीं है केस, तो वो 1 लाख रुपया आपको वापस नहीं किया जाएगा, वो कोर्ट के पास रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है PIL के बारे में। आर्टिकल नहीं कोई इसका, मतलब इसके बारे में शुरुआत कब हुआ था, PN भागवती ने किया था शुरुआत, भारत में ही थी है वो, और 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये एक वकील थे, जज थे। अगला है एक और कोर्ट होता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट क्या होता है, इसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी 1984 में। इसमें होता क्या है, मेन तलाक, दहेज, लड़ाई, जो घरेलू लड़ाई होती है ना, कि हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, बच्चे का, मम्मी पापा का, इसके बीच के, तो इन सब का जो केस होता है ये सब फैमिली कोर्ट में जनरली होती है। हालांकि अब इंडिया में बहुत जगह पे है, लेकिन शुरुआत हुई थी गुजरात से 1984 में इसकी। फिर एक और अदालत होता है कि उसको बोलते हैं लोक अदालत। लोक अदालत काफ़ी फेमस है हरियाणा में। तो लोक अदालत में क्या होती है, दीवानी मामलों पर समझौता है। दीवानी मामले में क्या होता है कि ज़मीन, घर, जायदाद, रुपया, पैसा, इन सब चीज़ों को लेकर और आपसी सहमति से ना इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जब आपसी सहमति से आपने ख़त्म कर दिया, तो क्या आप इसके खिलाफ वकील मतलब कि अपील कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो अपील नहीं कर सकते किसी भी न्यायालय में, तो इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। ठीक है, अगर पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। हर न्यायालय के फैसले का अपील सुन सकता है। देखिए, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसला आ गया, अगर हम हार गए, जीत गए, तो हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से हार या जीत गए तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, ख़त्म, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और कोई सज़ा वगैरह मिला है तो हम राष्ट्रपति से गुहार लगा सकते हैं आर्टिकल 72 के थ्रू। राष्ट्रपति को मन करेगा तो सज़ा को माफ़ कम कर सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। ये ऐसा राज्यपाल का भी था, हमने राज्यपाल वाले में देख लिया था, राइट। तो इस तरह का कोर्ट होता है जिसको बोलते हैं लोक अदालत। यहाँ पे दीवानी मामलों पर सुनवाई की जाती है। अगला होता है ट्रिब्यूनल कोर्ट। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल कोर्ट बनता है कि स्पेशल चीज़ों के लिए। जैसे दो राज्यों के बीच में नदी का विवाद है, तो इसके लिए क्या होता है, एक अलग से कोर्ट बनता है, चीज़ें होती है, राइट। तो इस तरह से बनता है। GST काउंसिल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो काउंसिल है, ठीक है, तो वो होता है ट्रिब्यूनल कोर्ट। तो वो GST काउंसिल वगैरह का जो GST के ऊपर कोई मतलब फैसला सुनाना है, कुछ करना है, या फिर रिवर के ऊपर, इसके बारे में करता है। सो हमने मेन चीज़ें सब कुछ देख ही लिया, तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय, टेक केयर।